प्रिय छात्रों, पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। हम आपको ट्रिक्स से इस तरीके से समझाते हैं कि ज़िंदगी भर, कहें तो मरते दम तक, हमें और आपको भी इनके आंसर नहीं भूलेंगे। हम इस तरीके से आपको बताते हैं कि परीक्षा में 1 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट ज़रूर देखें। इस दूसरे पार्ट में हम बाकी सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न हैं। आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको याद हो गया या नहीं हो गया। मुझे लगता है कि आपको हर एग्ज़ाम कितना भी कठिन हो, हम आपको पास कराएंगे, कितना भी कठिन हो। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपका इसमें 21वां प्रश्न है, माने कि इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। आपके इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि जैव विविधता अधिनियम इस वर्ष लाया गया। तो यह जो वर्ष है मेरे बच्चों, ये वर्ष है 2002। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में लाया गया। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2003 में ये चेन्नई में स्थापित किया गया। मेरे बच्चों, स्थापित करना बनाना होता है, आप सभी जानते हैं। आपके मम्मी पापा ने जब घर बनवाया होगा तो वो कारीगर को बुलाते हैं, और जब कारीगर के पास जाते हो कारीगर कहता है या आप कहते हैं कि आप चिनाई का ठेका ले लो, हमको मकान बनवाना है, ऐसा ही तो कहते हैं। यदि आपको अपना घर स्थापित करवाना है तो आप चिनाई करवाने के लिए कारीगर को बुलाते हैं। इसी प्रकार जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, बनाया गया 2003 में। लेकिन कहाँ, उसको याद कराने के लिए हमने बताया कि आपको याद करना है चिनाई। घर बनता है चिनाई से, तो जैव विविधता प्राधिकरण बना चेन्नई से। कहाँ बना? चेन्नई में बना। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी ड्रग गिद्धों की जनसंख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। ड्रग माने होती है मेरे बच्चों दवाई, टैबलेट, गोली। तो जो गिद्ध होते हैं मेरे बच्चों, जो गिद्ध होते हैं ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। अब आपको नहीं दिख रहे होंगे, इनकी जनसंख्या में कमी आ गई। जब मेरे बच्चों मैं छोटा था तो पर डे इनको दिखता था, कोई जानवर मर जाता था तो उसको खाने के लिए गिद्ध आ जाते थे। इनकी कमी हो गई। इसलिए कमी हो गई मेरे बच्चों कि एक दवाई है, उसका नाम है डाइक्लोफेनाक। कोई जानवर जो है मेरे बच्चों मर गया, कोई जानवर जो है मर गया। अब सिंपल सी बात, अपन जानवर को पालते हैं, जब वो बीमार हो गया तो उसको अपन देखते भी हैं, इलाज भी करवाते हैं। तो जो डॉक्टर आता है मेरे बच्चों, उस जानवर में जो डॉक्टर जो मेरे बच्चों डाइक्लोफेनाक जो है, एक गोली है, इसको खिलाता है या इसमें मेरे बच्चों इंजेक्शन लगाता है, टैबलेट दे देता है। इसके बाद भी ये जानवर मर गया। अब जानवर मर गया तो मेरे बच्चों जो डाइक्लोफेनाक है इस जानवर के शरीर में पहुंच गई, और एक गिद्ध भाई साहब है, इनको पता नहीं है, और गिद्ध भाई साहब ने जानवर को खा लिया। जानवर को खा लिया मैंने इसका मांस खा लिया। तो ये मांस जो है मेरे बच्चों, मांस के साथ जो डाइक्लोफेनाक पहुंच गया उसके शरीर में गिद्ध में, तो गिद्ध का जो लिवर है वो फेल हो जाता था, किडनी खराब हो जाती थी, इस कारण वो गिद्ध मर गए। तो अब जो पशुओं की दवाई है उसमें डाइक्लोफेनाक नहीं आता है, वो नहीं, डॉक्टर देते नहीं इसको, इस पर बैन लगा हुआ है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, वेरी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो वह क्षेत्र कौन सा है मेरे बच्चों, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर मेरे बच्चों क्या है? पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय इन्होंने दिया नहीं है, पश्चिमी घाट इन्होंने दिया है। जैव विविधता संपन्न का मतलब होता है बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे जीव जंतु। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की?
वाल्टर सी रोसेन ने की। याद कैसे रखोगे? बात तो सही है। अच्छा, ये बताओ, जैव विविधता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपने कहा कि सर बायोडायवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ये आपने बताया हमको। बायोडायवर्सिटी आपने हमको क्या बताया? बायोडायवर्सिटी। तो इसमें एक शब्द आ रहा है बायोडायवर्स, ऐसा आ रहा है, बायोडायवर्सिटी। आप थोड़ा सोचो, माइंड में बात रखो। बायोडायवर्स, रस माने रोसिन आपको याद करना है। हम आपको रोसिन याद कराना चाहते हैं इसके अंग्रेजी वर्ड बायोडायवर्सिटी से। आप सोचो, बायोडायवर्सिटी, रस, रोसिन। तो जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? वाल्टर सी रोसेन ने। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? एक बुक है, एक किताब है, उसका नाम है रेड डाटा बुक। इसका संबंध किससे है? माने इस पुस्तक में मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है और किसकी जानकारी लिखी हुई है, और एक कौन सी जो संस्था है वो इसको छापती है, तो उसका नाम है IUCN। हर साल एक प्रश्न आता है। जो संकटग्रस्त जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो लुप्तप्राय होने वाले होते हैं, संकटापन्न होते हैं, उनको रेड डाटा बुक में लिख दिया जाता है और सभी सरकारों से कह दिया जाता है इसको बचाने का प्रयास किया जाए। अब मेरे बच्चों, जो अगला प्रश्न है आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि याद कैसे होगा, और सही बात भी याद कैसे होगा। नाम ही ऐसा है, टुमारोज बायोडायवर्सिटी। पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बड़ी समस्या। हमने बता दिया कि इसके लेखक वंदना शिवा हैं। याद नहीं होगा, बहुत सारी पुस्तकें हैं, याद करेंगे तो भूल भी जाएंगे। अच्छा, एक बताओ, आप कल, हमने कहा कि आप कल भगवान शिव जी की वंदना कीजिए। कल को कहते हैं टुमारो, कल को कहते हैं टुमारो। याद रहेगा आपको, वंदना करना है शिव जी की कल। देखो, कल करो सो आज करो, ये भी बात सही है। और भगवान जी की वंदना हमको रोज रोज करनी चाहिए। टुमारो से क्यों? रोज रोज, आज भी वंदना करो और कल भी आप प्रार्थना करें, वंदना करें। टुमारो और रोज हो गया, रोज रोज। अपन पूजा नहीं करते हैं भगवान शिव जी की, भगवान की पूजा करते हैं, तो इससे अपन को याद रहेगा कि टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना शिवा। अब आपका प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। माने बताया था कि ग्रीन हाउस गैसें भी कोई गैसें होती हैं। जोसेफ फॉरियर ने ये बताया था। मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, तो सबसे जो खतरनाक गैस है ग्रीन हाउस, उसका नाम है CFC। साफ साफ लिखा हुआ है CFC, साफ साफ लिखा हुआ है। आप याद कर सकते हैं, साफ साफ जो हमने लिखा है ये साफ साफ लिखा हुआ है, जो लिखा है वो साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जोसेफ फॉरियर ने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर। यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ताप में वृद्धि हो जाती है, वातावरण के ताप में वृद्धि हो जाती है। यह है ग्रीन हाउस प्रभाव, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ऐसा होता है। अब मेरे बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है? वो आपका ये जो है पहला जो है मेरे बच्चों आंसर है। ठीक है, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसों पर मेरे बच्चों हमेशा प्रश्न आता है, ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जब ये प्रश्न आपसे ना पूछा गया हो।
ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित गैसों का घटता हुआ क्रम, माने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है, गर्मी सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पैदा करती है। तो चलो हमने बता दिया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, उससे कम आपके CH4 है, फिर N2O है, फिर CFC है। समस्या यहाँ ख़त्म नहीं हुई, समस्या बड़ी है भी। क्रम कैसे याद होगा, आपने याद कर लिया, भूल जाओगे, पहला नंबर का लगाओगे आप। बिल्कुल, आप कहोगे नहीं सर हमको ट्रिक्स से बताओ इसका आंसर। बिल्कुल सही बात है, आप वीडियो को लाइक करते नहीं हो, अब लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखो कई बातें, एक किसी को अपन गाली देते हैं, लेकिन हम कभी किसी को, बुरे आदमी को भी गाली नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम एक जो बुरी गाली है उसका दूसरा नाम हम लिख रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम है, लड़की का नाम है कामनी। क्या नाम है लड़की का नाम? कामनी। हमने कामनी से पूछा, बेटा कामनी ग्रीन हाउस गैसों में योगदान देने वाली गैसों का क्रम बताओ। तो कामनी ने कहा सर ये तो हमारे नाम पे ही है। कैसे कहा कामनी ने? कामनी ने कहा मैं देखो सर, कार्बन डाइऑक्साइड, माँ ये मीथेन गैस है आपकी, नी ये नाइट्रस ऑक्साइड है। और कामनी ने जो बताया बिल्कुल साफ साफ बता दिया। कैसा बता दिया? साफ साफ बता दिया। तो CFC लास्ट में। एक ट्रिक और इसकी, मीना का काजल। तो माने जो जलवाष्प है यह भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। कौन? जलवाष्प। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई है, आपको नाम याद रहेगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। ऐसे अपने चंद्रमा है, चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, तो रात का तापमान कितना ठंडा हो जाता है। यदि CO2 गैस ना हो तो भी खतरा है, क्योंकि फिर ठंड कितनी होगी? -18 डिग्री सेल्सियस होगी। तो सभी चीज़ें जो है बैलेंस में होनी चाहिए। अब आपका प्रश्न है मेरे बच्चों, 32वें नंबर का आपका प्रश्न है। कार्बन क्रेडिट के बारे में बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हानिकारक होती है, तो कौन सा प्रोटोकॉल है उसको अपनाना चाहिए? क्यों बताएं? बताना भी जरूरी है। तो मेरे बच्चों इसका जो आंसर है आपका वो है क्योटो प्रोटोकॉल। अब आपका अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है मेरे बच्चों ये कहाँ है? झारखंड में है। अब एक समस्या है, आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। हम अब घर वाले ने कही कि हमने काम कर रहा है, आप झाड़ दो। क्या कर दो? झाड़ू लगा दो, झाड़ दो कहा। तो हमने क्या बोला, या मम्मी ने क्या बोला कि झाड़ दो। बताओ तो झाड़ देंगे, कहाँ झाड़ना है? तो बताओ कहाँ झाड़ना है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में। इससे याद कर सकते हो, याद नहीं रहेगा आपको, याद रहेगा। हमने पूछा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में है। बताओ कहाँ है? झारखंड में। अगला प्रश्न है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है मेरे बच्चों USA में है। USA माने अमेरिका में है येलोस्टोन नेशनल पार्क। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पाई जाती हैं? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अच्छा, नीलगिरी पर्वत पूछा जाए, ये तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में। ये भी प्रश्न कई बार बना हुआ है।
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है, ये भी। पेरियार कहाँ है? केरल में है, और बांदीपुर कर्नाटक में है। ये भी बना हुआ प्रश्न है, आया है कई बार ये। अगला प्रश्न है कि शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो देखिए, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? नेपाल में है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये आपका नेपाल में है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है? माने जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है ये किन किन प्रदेशों में फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश में फैला है, मध्य प्रदेश में भी फैला है, और राजस्थान में भी फैला है, हरियाणा में नहीं फैला है। ठीक है, तो कहाँ का हिस्सा नहीं है? हरियाणा का हिस्सा नहीं है। याद कैसे रखोगे? आपको एक नाम बता देते हैं, RMU। RMU, आर का मतलब कुछ भी मान लो। आर से कहो रवि मोहन उपाध्याय, राम मोहन उपाध्याय, आपकी इच्छा है। RMU। आर का मतलब है मेरे बच्चों देखिए है राजस्थान, एम का मतलब मध्य प्रदेश, यू का मतलब उत्तर प्रदेश। ये जो है चंबल अभयारण्य, ये इन राज्यों में फैला है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ब्लू मारमान तितली को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है? तो इसका उत्तर तो महाराष्ट्र है। याद कैसे रखेंगे? देखो, अपन ने सुना है समुद्र कैसा होता है? नीला। नीला को कहते हैं ब्लू। तो ब्लू माने नीला होता है, तो ब्लू मारमान। और महाराष्ट्र जो है, बंबई देखा आपने, समुद्र किनारे। महाराष्ट्र कहाँ है? समुद्र किनारे है। तो ब्लू समुद्र कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मिलेगा? नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा, बंबई में मिलेगा ब्लू समुद्र, नीला समुद्र। तो ब्लू मारमान तितली जो है उसको राज्य की तितली घोषित किया है किसने? महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्रांतिक बाघ आवास का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उत्तर है नागार्जुन सागर श्री सलेम। अब देखो याद कैसे करोगे? क्रांतिक माना होता है बड़ा, तो क्रांतिक माना बड़ा, और सागर होता है बड़ा। तो क्रांतिक बाघ आवास जो है नागार्जुन सागर श्री सैलम का सबसे बड़ा ये क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा रॉयल वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? ये ब्रिटेन में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये ब्रिटेन में स्थित है। और कहाँ पर? क्यू में। अब प्रिय छात्रों, आपका जो प्रश्न है कि 5 इंद्रियों का बाग कहाँ पर है, ये हमने बता दिया मेरे बच्चों कि चलो 5 इंद्रियों का बाग जो है दिल्ली के मेहरौली में है। याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। तो हमने आपको हमने क्या सबने बताया बाग कैसे होते हैं। बाग हरे हरे होते कि नहीं होते हैं? बागों में हरियाली होती है नहीं होती है? तो बागों में होती है हरियाली, बागों में होती है हरियाली, बागों में होती है हरियाली। प्रश्न आ गया कि 5 इंद्रियों का बाग कहाँ है? मेहरौली में, क्योंकि बागों में हरियाली होती है। सब याद कर लो, नीलगिरी तमिलनाडु में है, शांतघाटी केरल में है, और डल झील जम्मू कश्मीर में। भारत में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्या शामिल है? भारत में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है उसमें क्या शामिल है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव कहाँ मेरे बच्चों? ये राजस्थान में है। यहाँ होता क्या मेरे बच्चों? साइबेरिया के पक्षी भी आते हैं। साइबेरिया के पक्षी जो हैं अपने इंदौर में भी आते हैं, साइबेरिया के।
केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये पक्षी उद्यान है, इसमें पक्षी बहुत आते हैं। ये राजस्थान में है और साइबेरिया के पक्षी यहाँ पर पहुँचते हैं। अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो चंबल अभयारण्य में भी आते हैं और इंदौर के आसपास भी ये पक्षी आते हैं। उन्हें बोलते हैं साइबेरियन क्रेन बोलते हैं। रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? जो रामसर सम्मेलन है मेरे बच्चों, ये किस वर्ष में आयोजित किया गया? रामसर सम्मेलन जो है 1971 में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में भई, किसके फलस्वरूप हुई? स्टॉकहोम के फलस्वरूप हुई। वर्ष 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला 12वां क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में रखा गया। यूनेस्को में सूची में होने वाला यह 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। अगस्त 2019 में मैन वर्सेस वाइल्ड में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। कानाकसली अपने मंडला मध्य प्रदेश में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटक में है और लोकटक झील जो है मणिपुर में है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में है? अभी बताया था अपन ने। जिम कॉर्बेट बोला था अपन ने। जिम कॉर्बेट कहाँ है? जिम कॉर्बेट मेरे बच्चों उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2003 में निर्मित और मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो आंसर है आपका सिरपुर तालाब। देखिए आप, रामसर साइट पर हमेशा प्रश्न आता है तो भोजताल भी रामसर साइट है, यशवंत सागर भी और सांख सागर भी और सिरपुर तालाब भी, सभी जो है रामसर साइटें हैं। छोटी पूछी है तो सिरपुर तालाब जो आपका आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, 4 तो साइटें हैं अपने मध्य प्रदेश में रामसर साइटें। तो भोजताल कहाँ है? भोपाल में है, पता होना चाहिए आपको। यशवंत सागर इंदौर में है। सांख्य सागर ये आपकी शिवपुरी में है। सिरपुर ये भी आपकी इंदौर में है। ये आपको पता होना चाहिए। 2023 में चौंगनबा टाइगर रिजर्व बनाया गया। कब? 2023 में चौंगनबा टाइगर रिजर्व बनाया गया। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। केनिया की पर्यावरण प्रसिद्ध जो हैं डॉक्टर शिवानी भल्ला, इनको 2023 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? भिटली पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि केसर ए हिंद तितली की प्रजाति को किस राज्य ने, देखो एक तितली है केसर ए हिंद है का तितली है, तो किस राज्य ने राजकीय इसको दर्जा दिया है? चलो हमने तो एक बार में कह दिया कि आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश है। अभी एक तितली अपन ने और देखी थी ब्लू मारमान, वो महाराष्ट्र की थी। इसको कैसे रखोगे? तो हमने आपसे एक बात कही कि अरुण के सर जो हैं इनने एक प्रश्न पूछा कि महाराष्ट्र की कौन सी तितली है जिसको राजकीय तितली का दर्जा दिया गया? ब्लू मारमान को दिया गया। किसने प्रश्न पूछा था? अरुण के सर ने पूछा था। अरुण के सर से मतलब मेरे बच्चों ये है कि अरुण से अपन याद करेंगे अरुणाचल प्रदेश। क्या याद करेंगे? अरुणाचल प्रदेश। केसर माने केसर ए हिंद तितली की प्रजाति जो है इसको किस राज्य ने दर्जा दिया? अरुणाचल प्रदेश ने। अरुण के सर, अरुणाचल प्रदेश में केसर ए हिंद। अगला प्रश्न है
भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में पारिस्थितिकी के जनक में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। सुंदरलाल बहुगुणा कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता है। चिपको आंदोलन इन्हीं के द्वारा किया गया था, तो ये आपको यहाँ याद रहेगा। अब अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल परीक्षा में आता रहता है। कैसे आता है कि असंगत क्या है, माने गलत क्या है? तो देखिए, विश्व वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका डी जो ऑप्शन है गलत है, सही से देख लो आप। विश्व जल दिवस 22 मार्च को पड़ता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। तीनों याद कर लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, CFC का उपयोग कहाँ होता है? तो CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मेरे बच्चों ये रेफ्रिजरेटर में भी होता है, हेयर स्प्रे में भी होता है, शेविंग क्रीम में होता है। आप कहोगे सर इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। सर जो इतनी हानिकारक गैस है CFC, फिर इस पर सरकार बैन क्यों नहीं लगाती है? बैन लगा दी गई है। रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग अब नहीं होता है, लेकिन होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो मेरे बच्चों CFC जो है इतनी हानिकारक है, इससे ओजोन परत को नुकसान होता है। ओजोन परत का नुकसान हो जाएगा तो कैंसर की बीमारियां होने लगेगी। तो ओजोन परत अपन को बचाती है हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। तो जो रेफ्रिजरेटर में भरी जाती है, अब आप हेयर बालों में स्प्रे करते हो, उसमें उस डिब्बे में भी होती है। शेविंग क्रीम जो होती है, ट्यूब में जो शेविंग क्रीम होती है निकालते हो, उसमें जो झाग आता है मेरे बच्चों इस कारण ही आता है, CFC के कारण। तो देखिए इतनी समस्याएं हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो आप ये बता देना। अगला प्रश्न है कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? देखिए हमने एक बार बताया था आपको कि बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, कल से याद करवाया था, कलकत्ता। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो कहाँ है? कलकत्ता में। तो मेरे बच्चों आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बिना लाइक के आप ना जाएं। आप कोई भी वीडियो देखें, किसी के भी देखें, यदि गुरु जहाँ से आपको सीखने को मिलता है तो लाइक करें। आप दिन भर रील देखते रहते हो, कुछ नहीं मिलता है। आप 2 साल से, 10 साल से, 1 महीने से रील देख रहे हो। शांत मन से सोचो आपने क्या सीखा? सिर्फ समय की बर्बादी हुई आपकी, आपने कुछ नहीं सीखा। लेकिन आप गुरु से कुछ सीख रहे हो तो जो गुरु कहें थोड़ा बहुत कर सकते हो। वीडियो को लाइक आप जरूर करें।